राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स फ्रॉम इन्फ्लामेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्फ्लामेशन कैसे इनिशिएट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग, कैसे स्टार्ट हुआ इन्फ्लामेशन का। रिकॉग्नाइजेशन क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स पहचानना, इटियोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स जो ओरिजिनेट करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को, यानी कि किसी कॉज की वजह से इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ है तो वो कॉज कौन सा है, वो इटियोलॉजिकल एजेंट कौन सा है, उसका रिकॉग्नाइजेशन और इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। Inflammation is defined as local response of living mammalian tissue to any injurious agent or to injury to any agent. Okay, so inflammation is a local response of living mammalian tissue to any injurious agent. It is body's defense mechanism to eliminate or limit the spread of injurious agent followed by removal of necrosed tissues or cells. सो ये बात हुई इन्फ्लामेशन के डेफिनेशन की, कि वो एक लोकल रिस्पॉन्स है लिविंग मैमेलियन टिश्यू का टू एनी इंजरियस एजेंट, और वो बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है जो जो प्रोटेक्ट करता है या फिर लिमिट करता है कोई भी इंजरियस एजेंट को हमारी बॉडी में आने देने से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इन्फ्लामेशन इनिशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स। इन्फ्लामेशन सबसे पहले इनिशिएट क्यों होता है? इन्फ्लामेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स, यानी कि जो रिसेप्टर्स है उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। रियली सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइसेस। कहाँ थे हम? हाँ, इन्फ्लामेशन इनिशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स। जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है, इसकी प्रेजेंस की वजह से होता है इन्फ्लामेशन। अगर कोई भी रिसेप्टर पे आपको कोई भी इंजरियस एजेंट आया, फिर उसने वो रिकॉग्नाइज किया और वो बता दिया सिस्टम को कि दिस इज समथिंग गड़बड़, देन इट विल कॉज इन्फ्लामेशन। सो इग्नोर ऑल द फनी वर्ड्स। इन्फ्लामेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स। कहाँ पर? बाय between etiological agents, that is microbes, necrotic cells and participating host cells. ये वाली जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है रिसेप्टर्स की, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? तो कि इन बिटवीन इटियोलॉजिकल एजेंट्स एंड पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल। मतलब पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल है जिसके अंदर कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट आ रहा है, जैसे कि माइक्रोब्स है, नेक्रोटिक सेल्स है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ जब आएगी वो कहाँ पर होगी? पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल के बॉडी में जो रिसेप्टर सिस्टम है उस पर आके बैठेगी। तो वो उसके बीच में है, मतलब किसके बीच में? इटियोलॉजिकल एजेंट और पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल के बीच में। इन्फ्लामेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स बिटवीन इटियोलॉजिकल एजेंट्स, दैट इज माइक्रोब्स, नेक्रोटिक सेल्स एंड पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल्स। Besides few circulatory proteins to act to trigger inflammation, और इसके अलावा भी कुछ सर्कुलेटरी प्रोटीन्स है जो इसमें एक्ट करते हैं टू ट्रिगर इन्फ्लामेशन। बेसिकली इन्फ्लामेशन दो चीज़ों की वजह से होता है। पहली, जो रिसेप्टर की रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इटियोलॉजिकल एजेंट्स और पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल के बीच में, उसकी वजह से। और दूसरा, सर्कुलेटरी प्रोटीन्स है, उसमें से कुछ ट्रिगर करते हैं इन्फ्लामेशन को। पहला है रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स, यानी जो भी रिसेप्टर्स है। हमने दो चीज़ें देखी। पहला तो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स जो इटियोलॉजिकल एजेंट और होस्ट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है वो, और दूसरा कि कुछ सर्कुलेटरी प्रोटीन जो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं। पहला देखेंगे हम इन डिटेल। पहले रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स। तो इसमें डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो होस्ट सेल्स पे होते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए, और कुछ होते हैं जो ल्यूकोसाइट्स पे होते हैं नेक्रोटिक सेल्स के लिए। डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स ऑन होस्ट सेल फॉर माइक्रोबियल एजेंट्स एंड ऑन ल्यूकोसाइट्स फॉर नेक्रोटिक सेल्स। क्यों ये दो टाइप के रिसेप्टर्स और दो टाइप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेल्स पे? क्योंकि इन्फ्लामेशन है वो या तो किसी बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन है उसकी वजह से हुआ होगा,
या तो फिर किसी मतलब नेक्रोसिस या ऐसी कोई चीज़ की वजह से हुआ होगा या फिर किसी इंजरियस एजेंट की वजह से हुआ होगा। तो कोई भी माइक्रोबियल एजेंट है जैसे कि, तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स है वो होस्ट सेल पे प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारी बॉडी में ही नेक्रोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होने वाला है या फिर होगा, सो वो नेक्रोसिस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा उसके रिसेप्टर्स है वो ल्यूकोसाइट्स पे प्रेजेंट होंगे। कि नेक्रोसिस हुआ है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कोज करना है तो वो वाले रिसेप्टर्स ल्यूकोसाइट्स पे, होस्ट सेल पे माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए। सो डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स ऑन होस्ट सेल फॉर माइक्रोबियल एजेंट्स एंड ऑन ल्यूकोसाइट्स फॉर नेक्रोटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले देखेंगे रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी रिसेप्टर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले है पैम्प, यानी PAMP, ऑल इन कैपिटल, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। नाम से ही पता लगता है कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है, यानी किसके साथ आएगी, जो भी माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा उसके साथ अटैच्ड ये पैटर्न होगी। सो आर प्रेजेंट इन इन्वेंटिंग माइक्रोब, यानी जो भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है उसमें ही प्रेजेंट होगी। रिकॉग्नाइज बाई सेल्स अदर देन, ये रिकॉग्नाइज होगी कुछ सेल्स से अदर देन। कौन से सेल्स से रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तो कि लिम्फोइड सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन एंड डैमेज पैम्प, ये क्या करेंगे, इन चीज़ों से ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा, जैसे कि लिम्फोइड सेल्स है इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाले, जो एपिथेलियल सेल्स है, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स है, उससे ये डिटेक्ट करेंगे पैथोजन को और डैमेज करेंगे पैम्प को। So recognized by cells other than lymphoid cells participating in innate immunity, epithelial cells, macrophage, dendritic cells detect the presence of pathogen and damage PAMP। तो ये तीनों क्या करेंगे, इस पैथोजन को पहले डिटेक्ट करेंगे और फिर डैमेज कर देंगे ये पैम्प को। सो PRR, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स। तो कहाँ पर लग रहा है, नाम से ही पता चलता है पार्टिसिपेटिंग सेल पे होगा। सो लोकेटेड ऑन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स, लोकेटेड ऑन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स। तो ये हुई पैम्प की बात को। पैम्प को PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो कि लिम्फोइड सेल्स के अलावा जो भी सेल्स इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज, ये तीनों है वो डिटेक्ट करेंगे पैथोजन को और डैमेज करेंगे पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को। PRR यानी कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स है वो लोकेटेड होंगे ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेल्स। नाउ सेकेंड, अब हम देखें, हमने देखा अभी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में, अब हम देखेंगे रिसेप्टर्स ऑन ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स पे जो रिसेप्टर्स है वो हमने सबसे पहले देखा कहाँ पर काम करेंगे, नेक्रोटिक सेल्स के लिए। सो पोसेसेस रिसेप्टर्स फॉर FC कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ये क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इसमें होगा कि रिसेप्टर्स है FC कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी के लिए, FC कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। FC कंपोनेंट के बारे में जानना है तो डिटेल में कमेंट में आप देख सकते हो या फिर कमेंट में क्वेश्चन करना, आई विल रिप्लाई टू दैट। सो FC कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, पोसेस रिसेप्टर फॉर FC कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, यानी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी में जो FC कंपोनेंट होता है उसके लिए इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। एंड फॉर complement which recognize microbes with coated with antibody and complement that is opsonid microbes leading to inflammation of phagocytosis। तो मतलब बेसिकली इनका काम क्या है, सबसे पहला तो ये रिसेप्टर्स है वो FC कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी के लिए होते हैं, यानी ये क्या करते हैं कि जो भी माइक्रोब्स आते हैं उसको एंटीबॉडी कोटेड होते हैं, यानी हमारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी होगी तो उस एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोब्स को ये पहचानते हैं और फिर उसको पकड़ कर उस वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करके उसका फेगोसाइटोसिस वहाँ पर उस सेल को ख़त्म कर देते हैं। So possesses receptors for FC component of immunoglobulin antibody and for complement which recognize microbes which coated with antibody and complement opsonid microbes leading to inflammation and phagocytosis। So दो चीज़ें हुई। So यहाँ पर हमने ल्यूकोसाइट में क्या देखा कि जो भी सेल है उसमें कोई भी एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोब आ गया तो ये उसको पहचानेगा और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कोज करके फेगोसाइटोस करके वहाँ पर उस सेल को ख़त्म कर देगा। तो दो चीज़ें देखी, रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड रिसेप्टर्स फॉर ल्यूकोसाइट्स। अब हम देखेंगे रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। अब जो नेक्रोटिक सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स होंगे, कहाँ पर होंगे, वगैरह वगैरह। सो अपॉन सेल डेथ के अपॉन साइटोजोलिक मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर DNA आर लिबरेटेड विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय साइटोजोलिक रिसेप्टर्स NLRs।
सो सेल डेथ के बाद नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ ही है एक टाइप की। ओके, तो नेक्रोसिस में जब सेल डेथ हो जाती है उसके बाद जो साइटोजोलिक मॉलिक्यूल्स है उसमें से न्यूक्लियर डीएनए है वो लिबरेट हो जाता है, वहाँ से फ्री हो जाता है, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय साइटोजोलिक रिसेप्टर्स, जो साइटोजोलिक रिसेप्टर्स है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे NLR। तो इंटरेक्शन कहाँ पर होगा, इंटरेक्शन ऑफ NLR वे इंटरेक्शन किसके साथ होगा, उसका ग्रुप ऑफ साइटोजोलिक न्यूक्लियर प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्सेस, फिर वो क्या करेगा, फॉर्म्स इन्फ्लामेसोम्स विच डायरेक्टली एक्टिवेट केस्पेस 1 एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड कन्वर्टिंग एंजाइम और ICE। फिर उसके बाद एक्टिवेटेड कास्पेस 1 एंजाइम सिक्रीट करेगा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस को और इंड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन को। इन शॉर्ट सबसे पहले क्या होगा कि NLR को पता चला कि न्यूक्लियर डीएनए कुछ बाहर ऐसे ही लिबरल घूम रहा है, उसने उसको आइडेंटिफाई किया, उसने फिर इंटरेक्ट किया किसके साथ, साइटोजोलिक ग्रुप ऑफ साइटोजोलिक रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ उसने मतलब इंटरेक्ट विद ग्रुप ऑफ साइटोजोलिक एंड न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्म किया उसने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर फॉर्म किया इन्फ्लाजोम्स। इन्फ्लाजोम्स ने डायरेक्टली एक्टिवेट किया कैस्पेस 1 एंजाइम को, जिसको हम इंटरल्यूकिन 1 बीटा भी बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है एंजाइम और ICE को, और एक्टिवेटेड कैस्पेस 1 एंजाइम ने सिक्रीट किया प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन सिक्रीट होने के बाद उसने क्या किया, इंड्यूस किया इन्फ्लामेशन को, और इस तरीके से नेक्रोटिक सेल्स को, यानी कि सेल नेक्रोसिस के बाद डीएनए लिबरेट हुआ, उस डीएनए को साइटोजोलिक रिसेप्टर्स ने आइडेंटिफाई किया, फिर इन्फ्लाजोम्स बनाया, एक्टिवेट किया कैस्पेस 1 को, कैस्पेस 1 ने रिलीज किया, सिक्रीट किया प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस को, और फिर इन्फ्लामेशन को इंड्यूस किया। इसके बाद ये हमने देखी तीन चीज़ें, रिसेप्टर सबसे पहले माइक्रोब्स के लिए, फिर ल्यूकोसाइट्स पे जो रिसेप्टर्स है वो, और फिर रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। अब देखेंगे जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी वो सर्कुलेटरी प्रोटीन्स, जो ट्रिगर करते हैं इन्फ्लामेशन के सिचुएशन को। सर्कुलेटरी प्रोटीन अनदर सेट ऑफ इनिशिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इनिशिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन का ये दूसरा सेट है, क्योंकि ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है। So liberated by activation of complement system after microbial infection. So microbial infection होने के बाद जो भी complement system है उससे एक्टिवेट होती है और इससे ये लिबरेट होती है, उससे एक्टिवेट होने के बाद ये सर्कुलेटरी प्रोटीन्स लिबरेट होते हैं। सो लिबरेटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आफ्टर माइक्रोबियल इन्फेक्शन, यानी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ तब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसका एक्टिवेशन हुआ और उसमें से लिबरेट हुए सर्कुलेटरी प्रोटीन्स। दिस इंड्यूस मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स, ये क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स को एंड कलेक्टिन्स को, विच एक्ट पोटेंटली अगेंस्ट इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म, जो अपनी पूरी क्षमता से इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेंगे एंड ट्रिगर इन्फ्लामेशन, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। सो दिस इंक्लूड्स मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स एंड कलेक्टिन्स। तो ये प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट है, मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स एंड कलेक्टिन्स विच एक्ट पोटेंटली अगेंस्ट इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म, जो पोटेंटली एक्ट करेगा अगेंस्ट इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म और ट्रिगर करेगा इन्फ्लामेशन को। सो सर्कुलेटरी प्रोटीन अनदर सेट ऑफ इनिशिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन लिबरेटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आफ्टर माइक्रोबियल इन्फेक्शन। दिस इंक्लूड्स मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन्स एंड कलेक्टिन्स विच एक्ट पोटेंटली अगेंस्ट इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिगर इन्फ्लामेशन। सो आई होप ये दोनों चीज़ें जो इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन है उसमें क्लियर हुई है। दो टाइप के रिसेप्टर्स, पहला होस्ट सेल पे माइक्रोब्स के लिए, दूसरा ल्यूकोसाइट्स और नेक्रोटिक सेल्स के लिए। फिर हमने देखा कि कैसे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एंड PRR, दो टाइप्स की चीज़ें होती है, PAMP पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न और PRR यानी कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। ये दो चीज़ें हमने कहाँ पर देखी, माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स है जो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, FC कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जो माइक्रोब्स है जो एंटीबॉडी कोटेड है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। और फिर नेक्रोटिक सेल्स के लिए हमने देखा था कि साइटोजोलिक रिसेप्टर्स NLR इंटरेक्ट करते हैं ग्रुप ऑफ साइटोजोलिक न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ, इन्फ्लाजोम्स को फॉर्म करते हैं, डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं कैस्पेस 1 एंजाइम को, जिसको हम इंटरल्यूकिन 1 बीटा भी बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है एंजाइम को और ICE को। फिर एक्टिवेटेड कैस्पेस 1 एंजाइम सिक्रेट करेगा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस और इंड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन को। सर्कुलेटरी प्रोटीन एक अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी
इनिशिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो लिबरेट होते हैं आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड सिस्टम एंड आफ्टर माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये क्या करेंगे, इसमें इंक्लूडेड है मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन एंड कलेक्टिन्स जो डायरेक्टली एक्ट करेंगे इन्वेंडिंग ऑर्गेनिज्म पे और ट्रिगर करेंगे इन्फ्लामेशन को। सो यहाँ तक आई होप ये कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यानी एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इन डिटेल, जो वास्कुलर इवेंट है जो सेल्यूलर इवेंट है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।